ख्वातीन और हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कल या आने वाले दिनों में कॉम सेट्स का टेस्ट है, एयर का टेस्ट है या एनटीएस नेट है, ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को लाजमी तौर पर देखने को मिलेंगे। और आप लोग कह रहे होंगे कि बाद में स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर रहे? तो यार इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग खराब हो चुकी है, इसकी वजह से मैं इसी तरह वीडियो बना रहा हूं। और ये एमसीक्यूज आप लोगों के लिए समझना और पढ़ना और याद करना बड़े इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज आप लोगों का फ्यूचर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यूज फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को लाजमी देखने को मिलेंगे। ये सारे एयर में कॉम सेट्स में रिपीट हो चुके हैं। सबसे पहले एमसीक्यू आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि इसमें से कौन सी जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल नहीं है। तो गैस फिल्ड बैलून जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल नहीं है। बुलेट वाली भी प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है, फुटबॉल किक की भी प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है और बेसबॉल शॉट की भी। ये पूछा ये भी जा सकता है कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन खैर इसमें ये पूछा हुआ है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अ गैस फिल्ड बैलून इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, बहुत गलत बात है। वीडियो को लाइक कर दो, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। और वीडियो को उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करो जिनका आने वाले दिनों में टेस्ट है। The thrust on the rocket in the absence of gravitational force of attraction is, वो ये कह रहा है कि भाई जो रॉकेट पे थर्स्ट होती है एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, वो क्या होती है? तो वो कांस्टेंट होती है, नॉन कांस्टेंट नहीं होती। कांस्टेंट इफ द रेट ऑफ इजेक्टेड स्पीड इज कांस्टेंट नहीं होती। कांस्टेंट फॉर शॉर्ट रेंज रॉकेट भी नहीं होती। सो कांस्टेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वुड बिकम डबल देन इट्स वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस एट टेम्परेचर। इसका आपने रट्टा लगाना है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो है वो डबल हो जाती है वेलोसिटी एट 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस पे, किस टेम्परेचर पे? सो 819 डिग्री सेल्सियस करेक्ट एमसीक्यू। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट, काफी दफा रिपीट हो चुका है। इसमें वो ये कह रहा है कि जनाब अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो है क्या? अल्ट्रासोनिक रेडियो वेव्स, गैमा रेज, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक वेव जो अल्ट्रासोनिक वेव्स या अल्ट्रासोनिक रेज जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं जी। यहां पर आप देखें तो इसमें वो ये कह रहा है द नंबर ऑफ बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स की बात हो रही है। बीट्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था। नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू ट्यूनिंग फोर्स, ठीक है जी। ऑप्शन बी, यानी कि नंबर ऑफ द बीट्स, एक सेकंड में जो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं वो इक्वल होती है डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू ट्यूनिंग फोर्स, ठीक है। साइलेंस जोन, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अभी जो पिछला टेस्ट हुआ एयर का उसमें भी ये सवाल आया हुआ था कि साइलेंस जोन किस में टेक प्लेस करती है और क्यों टेक प्लेस होती है? तो साइलेंस जोन टेक प्लेस ड्यू टू द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बार बार रिपीट हुआ है कि साइलेंस जोन क्यों टेक प्लेस होती है? तो साइलेंस जोन टेक प्लेस ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। द डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, पीरियड और फेज डिफरेंस, इन सब की डेफिनेशन आनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी कहते हैं वाइब्रेशन को, वेव पीरियड कहते हैं कि भाई एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन जा रही हैं। वेवलेंथ कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्ट, सही है। डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्ट वेवलेंथ होती है। और फेज डिफरेंस जो है वो हमारे पास होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस इज हमारे पास फेज डिफरेंस होता है कि किसी भी दो चीजों के दरमियान एंगल या फेज डिफरेंस हमारे पास क्या बन रहा है, ठीक है जी। इन वाइब्रेटिंग कॉर्ड द पॉइंट्स वेयर द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि वाइब्रेटिंग कॉर्ड में द पॉइंट्स वेयर द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, यानी कि वो पॉइंट जिसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उनको क्या कहते हैं? एंटी नोड्स। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो एंटी नोड होगा, ठीक है। अ स्टेशनरी वेव इज सेट अप इन द एयर कॉलम ऑफ अ क्लोज्ड पाइप एट क्लोजेस्ट एंड ऑफ द पाइप। क्लोज्ड एंड ऑफ द पाइप पे भाई हमारे पास क्या सीन होगा? तो क्लोज्ड एंड ऑफ द पाइप ऑलवेज एन नोड इज फॉर्म, ठीक है। ऑलवेज जो है वो एन नोड बनेगा। अब आगे चलते हैं। अच्छा यार बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि भाई अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड ट्रेवल, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन साउंड ट्रेवल इन एयर अंडर द कंडीशन ऑफ आइसोबैरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, ये सारी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। मैं पहले बता दूं, एंट्रोपी के चैप्टर में से सारी चीज़ें आई हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जनाब न्यूटन के अकॉर्डिंग साउंड जो है वो ट्रैवल करती है एयर में किस कंडीशंस के तहत? तो वो आइसोबारिक होता है। आइसोबारिक जो है वो हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, अगेन ये एमसीक्यू बड़ा रिपीट हुआ है। लोग इसको पता क्या करते हैं? 332। भाई क्यों करते हो 332? जब साफ लिखा हुआ है कि वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालनी है। क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम। सो वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारे पास क्या होती है? 0। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटर
ग्रेटेस्ट इन वाटर, एयर, कॉपर या अमोनिया, तो कॉपर इज द करेक्ट ऑप्शन। द स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव्स, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका रट्टा लगा लो। द स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग आर इंडिपेंडेंट ऑफ, देखें वो ये कह रहे हैं कि स्टेशनरी वेव्स में जो स्पीड होती है स्ट्रेच स्ट्रिंग में वो इंडिपेंडेंट किन किन चीज़ों के, किन किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती, किन किन चीज़ों के इंडिपेंडेंट होती है, तो वो नंबर ऑफ लूप्स और पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग इज प्लग, जिससे हम प्लग करते हैं, प्लग का मतलब भी आपको पता ही है, खींचते हैं, ये प्लग करते हैं। सो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इसके आप समझें कि इंडिपेंडेंट है, नंबर ऑफ लूप्स और पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग इज प्लग। आगे देखते हैं जी, विच फिनोमिना कैन बी अप्लाइड टू एस्टिमेट द वेलोसिटी ऑफ, विच फिनोमिना कैन बी अप्लाइड टू एस्टिमेट द वेलोसिटी ऑफ क्या है स्टार विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। सो डॉपलर इफेक्ट जो है वो बेसिकली बताता है स्टार विद रिस्पेक्ट टू अर्थ के फिनोमिना को। द वेव्स दैट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन आर कॉल्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव का भी सवाल आता है कभी कभी, तो ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन लाजमी करके जाना। खैर इसमें वो ये कह रहा है कि द वेव्स दैट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन आर कॉल्ड, सो मैकेनिकल वेव्स इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन टू आइडेंटिकल ट्रैवलिंग वेव्स आर सुपरइम्पोज्ड, आइडेंटिकल ट्रैवलिंग वेव्स का मतलब क्या है कि दो ऐसी वेव्स जो कि सेम ट्रैवल कर रही हो, कोई फर्क ना हो, कोई फेज शिफ्ट ना हो, कोई फेज डिफरेंस ना हो, सेम हो, आइडेंटिकल हो, ठीक है। ट्रैवलिंग आर सुपर इम्पोज, द वेलोसिटी, यार वेलोसिटी अनचेंज रहेगी क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम है ना, तो दोनों सेम को सुपर इम्पोज करोगे तो रिजल्टेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स अनचेंज, वही रहेगी जो पहले थी। इफ स्ट्रेचिंग फोर्स टी ऑफ द वायर इंक्रीजेस, ऑब्वियसली आपको भी पता है कि स्ट्रेचिंग फोर्स इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर टी से लोग ये समझते हैं कि टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, नहीं भाई, वो स्ट्रेचिंग फोर्स का नाम उसने टी को दिया हुआ है, तो उससे कोई इशू नहीं है। तो स्ट्रेचिंग फोर्स इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। It is possible to distinguish between transverse waves and longitudinal waves from the property of, मैंने अभी आपको ऊपर वाले एमसीक्यू में क्या कहा था कि जब ये एमसीक्यू मैकेनिकल वेव्स वाला कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने ये ट्रांसवर्स वेव लाजमी तौर पर करके जाना है। अब वो ये कह रहा है इसमें, सॉरी वो ये कह रहा है इसमें, किधर गया, एक मिनट यार, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, वो ये कह रहे हैं इसमें कि इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश, ये पॉसिबल है कि वो डिस्टिंग्विश कर सके बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ, ये एमसीक्यू रिपीट हुआ है नेट 6, नेट 7, कॉमसेट्स और एयर के टेस्ट में। पोलराइजेशन की बेस पे ही आप डिस्टिंग्विश करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को आपस में, ठीक है। इंटरफेरेंस नहीं है इसका करेक्ट ऑप्शन, ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं, इंटरफेरेंस नहीं है। व्हेन द सोर्स ऑफ साउंड मूव्स अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी लिसनर देन डैश अकर्स, अच्छा ये फॉर्म नहीं है, फ्रॉम है बेसिकली, और वो ये कह रहा है कि सोर्स ऑफ साउंड जो है जब अवे जाती है स्टेशनरी लिसनर के तो क्या अकर होता है, तो अपर एंड डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज हो जाता है, तो अपर एंड डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी अकर, सही है जी। विच वन इज द करेक्ट रिलेशन फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन एंड क्लोज पाइप, सो एफ ओपन इज इक्वल टू 2f क्लोज, जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। न्यूटन एस्टिमेटेड द स्पीड ऑफ साउंड 281 मीटर्स पर सेकंड, जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, अच्छा यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो इसका रट्टा मार लो। हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो 4 टाइम्स होती है देन हाइड्रोजन में जो है वो 4 टाइम्स होती है देन इन ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन में जो है वो हमारे पास 4 टाइम्स होती है देन इन ऑक्सीजन। अब आगे इस एमसीक्यू में देखो, वो ये कह रहा है द पीरियोडिक अल्टरेशन ऑफ साउंड बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस आर बीट्स की डेफिनेशन ये है कि पीरियोडिक अल्टरेशन ऑफ साउंड बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस, बीट्स आर द रिजल्ट ऑफ, ये लोग कर देते हैं भाई, नहीं करना, डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज द करेक्ट ऑप्शन। डॉपलर इफेक्ट अप्लाइज टू, डॉपलर इफेक्ट दोनों चीज़ों पे अप्लाई होता है, साउंड वेव पे भी अप्लाई होता है और लाइट वेव पे भी अप्लाई होता है, तो ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा जी, ये सवाल काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, क्या कह रहा है सवाल में, देखिए समझा करें सवाल को। वही कह रहा है सिंपल पेंडुलम है और उसका जो बॉब ऑफ मास m है और फ्रीक्वेंसी f है। इफ़ वी प्लेस द बॉब विद हैवियर वन से ऑफ 2 मीटर, यानी कि वही कह रहा है कि बॉब को जो है वो 2 मीटर के हैवियर वन में रख दें, ठीक है, देन इट न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी, तो नो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऑब्वियसली बात है, तो इट विल बी लोअर देन 20 हर्ट्ज। ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप से सवाल लाजमी देखने को मिलता है एयर के टेस्ट में। इन ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है, देखें बोथ इवन एंड ऑड हार्मोनिक्स, जरा नीचे भी देखते हैं, बोथ इवन एंड जो है ना ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। साउंड वेव्स डू नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम बिकॉज, साउंड वेव्स ट्रैवल क्यों नहीं करती वैक्यूम में, बिकॉज दे रिक्वायर मटीरियल मीडियम, क्या करती है, रिक्वायर मटीरियल मीडियम, ठीक है। इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर फॉर 1% राइज इन टेम्परेचर इज, ये भी इसका आपने रटा लगाना है 0.61 मीटर पर सेकंड।
ऑन लोडिंग द प्रोंग ऑफ ट्यूनिंग फॉर्म विद वैक्स इट्स फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, जब आप प्रोंग को लोड कर रहे हैं वैक्स से तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, ऑब्वियस है। द नॉर्मल ईयर इज द मोस्ट सेंसिटिव इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 2000 से 4000 हर्ट्ज। ये तो आप लोगों को पता है, जनरल नॉलेज का सवाल है। आगे देखें तो ये कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर विल बिकम डबल, यानी कि वो ये कह रहा है कि इस वेलोसिटी ऑफ द साउंड जो है वो डबल बन जाएगी देन वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। किस टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे? सो 819 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट ऑप्शन। लप्लास फाउंड दैट द अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस्ड इन द साउंड वेव फॉलोज adiabatic law is the correct option. The beats frequency sensible for human car is, भाई कौन सी ऐसी बीट फ्रीक्वेंसी है जो कि सेंसिबल है ह्यूमन कार के लिए? सो 7 हर्ट्ज, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। और एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। खैर, बीट फ्रीक्वेंसी सेंसिबल फॉर ह्यूमन कार इज 7 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन ओपन पाइप, अच्छा जी ये सवाल लाजमी देखने को मिला है। मैंने आप लोगों को बताया ना, ओपन और क्लोज पाइप से रिलेटेड पूरा चैप्टर पढ़ लेना, उसको डॉपलर इफेक्ट वाला चैप्टर जो है। अब वो ये कह रहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन ओपन पाइप इज डैश टाइम। सो ऑब्वियसली 2 होता है ना, 2 टाइम्स हो जाता है। ओपन की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स होती है क्लोज के। अच्छा जी आगे देखें, वो ये कह रहा है द करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर इज, अच्छा मेटल में ऑब्वियसली कंडक्टर में जो करंट है वो क्यों प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू दी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू दी मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह लो, या फिर ड्यू टू दी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लो, ठीक है। अ वायर हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इज सेड टू बी। अब वो ये कह रहा है जो वायर है जिसकी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस है उसको क्या कहते हैं? इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर, सही है। प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज गिवन बाय जॉल इफेक्ट। पता ही है आप लोगों को, अगर आप लोगों को डेफिनेशन याद है तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। खैर मैं बता दूंगा, लेकिन आपने मेथड बताने किस तरीके से ये होता है, पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। वो ये कह रहा है कि हमारे पास 3 इक्वल रेजिस्टेंसेज हैं, 3 इक्वल रेजिस्टर्स है और सीरीज में लगे हुए, और उसकी जो सोर्स है वो सेपरेट कर रही है 10 वॉट ऑफ पावर ईच, ठीक है। पावर डिसिपेशन निकालनी है इफ द सेम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमें सीरीज में पता है कि पावर कितनी डिसिपेट हो रही है, 10 वॉट की। अब हमने बताना है कि पैरेलल में कितनी पावर डिसिपेट होगी जब ये सारे रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे होंगे। इसका आंसर 90 वॉट है, लेकिन किस तरीके से है जल्दी से ये आप लोगों ने मुझे बताना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और कुछ इस तरीके से काम करेंगे, इतनी मैंने हिंट दे दी। थर्मोकपल्स कन्वर्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए तो सारा काम हो जाएगा। हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए थर्मोकपल यूज होती है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। आगे देखें, डायमेंशन आ गया जनाब, डायमेंशन ऑफ इलास्टिक मॉड्यूलस इज ml1t-2। द वेव प्रोड्यूस्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर बाय अ पेंसिल एग्जीक्यूटिंग, यार अभी तक लाइक नहीं किया ना वीडियो को, बहुत गलत बात है, लाइक कर दो। वेव प्रोड्यूस्ड बाय अ सरफेस ऑफ वाटर बाय अ पेंसिल एग्जीक्यूटिंग वाइब्रेटिंग मोशन इफ हेल्ड वर्टिकली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 वर्ड्स आर। ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होती है और पीरियोडिक वेव भी होती है। सो बोथ ऑप्शन ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड इमर्जन हीटर ऑफ 400 वॉट केप्ट ऑन फॉर 5 आवर्स विल कंज्यूम इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ। जल्दी से इसका आंसर बताएं, सिंपल आपने फॉर्मूला लगाना है, पावर कैलकुलेट कर रही है, आपके पास टाइम भी गिवन है और आपके पास वॉट भी गिवन है। सिंपल आपने फॉर्मूला लगाना है, व्हाट इज द फॉर्मूला, जल्दी से फॉर्मूला बताएं। देखिए हमें इमर्जन हीटर के पता है कि पावर कितनी है और टाइम भी पता है, सिंपल फॉर्मूला है, टाइम डिवाइड में आता है, इतना बता देता हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल इंसुलेटर, इंसुलेटर में ऑब्वियसली रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, सही है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है? कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए कंडक्टिविटी, द सर्किट विच गिव्स कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल ड्राइवर। पोटेंशियल ड्राइवर एक ऐसे सर्किट है जो कि कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग पोटेंशियल या वेरिंग पोटेंशियल देता है। अच्छा जी, अगेन थिकेस्ट फिलामेंट किस बल्ब की होगी? जितने ज़्यादा वॉट ज़्यादा है उतनी ज़्यादा उसकी फिलामेंट थिकेस्ट होगी, यानी कि हमारे पास 3 बल्ब हैं, 60 वॉट का है, 100 वॉट का है और 200 वॉट का है। तो किसकी थिकेस्ट फिलामेंट होगी? तो 200 वॉट वाले की थिकेस्ट फिलामेंट होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 033650358984। कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर, किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर पे, सही है। इन द फॉलोइंग फिगर वाले सवाल इतने आते नहीं है, इसको आप छोड़ें। अच्छा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूजफुल फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट? बल्ब फिलामेंट के लिए कौन सा होता है? बेसिकली टंगस्टन जो है वो ऐसा यूजफुल एलिमेंट होता है बल्ब फिलामेंट बनाने के लिए। अगेन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल हमें देखने को मिल रहा है, वो ये कह रहा है कि जनाब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 2 मीटर लॉन्ग कंडक्टर से, तो चार्ज कितना फ्लो होगा 1 घंटे में? सो सिंपल आपने फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? I इज इक्वल टू Q/T। हमने निकालना क्या? चार्ज, Q निकालना है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? Q इज इक्वल टू I इंटू T। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वाई शुड अ रेजिस्टेंस,
अच्छा जी, बड़ा सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ। वो ये कह रहा है जनाब कि रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में डेलिबरेटली क्यों लगी होनी चाहिए सर्किट में, किसी भी सर्किट में। देखिए सीरीज़ में जब भी रेजिस्टेंस लगी होगी तो उसमें हमारे पास करंट डिवाइड हो जाएगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ये कहती है कि ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर बिटवीन द मेन लाइन एंड न्यूट्रल वायर टू गेट। देखिए जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होती हैं ना वो पैरेलल में लगी होती हैं एक दूसरे के। वजह क्या है? देखिए इसकी वजह यह है कि आपका जो डिफरेंट करंट है, जो पोटेंशियल है वो सेम रहे और करंट जो है वो डिफरेंट रहे। ठीक है, करंट सेम ना हो। अच्छा जी, रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? जल्दी से मुझे इसका कमेंट्स में आंसर बताएं। वैसे तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया होगा किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है। अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ए लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू टू पार्ट्स। रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी। देखें रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज, रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम। ठीक है, व्हेन सेम करंट पासेस फॉर द सेम टाइम थ्रू द थिक एंड थिन वायर। अच्छा जी, क्यों? अब जब सेम करंट पास हो रहा है, एक थिक वायर है, फॉर एग्जांपल ये मेरी एक उंगली है, थिक वायर है, और ये दूसरी है थिन वायर है, वो ये कह रहा है दोनों में सेम करंट पास हो रहा है, तो क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा? थिन में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। आपने देखा होगा पतली तार ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, मोटी तार इतनी गर्म नहीं होती, क्योंकि थिन में जो है ना वो हीट जल्दी डिसिपेट होती है। 1 किलोवाट आवर, अब जिसको 1 किलोवाट आवर की डेफिनेशन ही नहीं आती वो ये सवाल नहीं कर सकता, सॉरी टू से। 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड ड्यूरिंग 1 आवर इज द करेक्ट ऑप्शन। रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर, ये सुपर कंडक्टर है जनाब। सुपर कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास जीरो होती है। सुपर कंडक्टर की रेजिस्टेंस हमारे पास जीरो होती है। विच वन इज द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर्स? कॉपर की वायर काफ़ी अच्छी होती है, तभी आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान केबल्स 99.99% कॉपर। इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है वो इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एमसीक्यू काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है लेकिन ये अब नहीं आने लगा, ये मैं आप लोगों को बता दूं। हाउ मच हीट डज अ 40 वॉट बल्ब जनरेट इन 1 आवर? बहुत आसान सवाल है। चार्ज, हीट निकालनी है, हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी निकालनी है, पावर गिवन है और टाइम गिवन है। बहुत आसान सवाल है जी। आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज इट। देखिए ऑब्वियसली देखिए रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इन लिक्विड्स एंड गैसेज द करंट इज ड्यू टू। लिक्विड और गैसेज में करंट क्यों होता है? देखिए दोनों चार्जेस की वजह से होता है। बहुत से लोग नेगेटिव चार्ज कर देते हैं। भाइयों देखो करंट तो दोनों चार्जेस की प्रेजेंस से बनता है ना, चाहे वो आपके पास नेगेटिव चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज हो, तो बोथ इज द करेक्ट ऑप्शन। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ इज स्ट्रेट लाइन। आपने देखा होगा ओम्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास है करेक्ट आंसर है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज अच्छा जी एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो पे रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है। ठीक है जी, हम ये नहीं कहते कि जीरो पे पहुंच गया, लेकिन ये ऑलमोस्ट जीरो होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक मिनट में ऊपर करता हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर्ड होती है हमारे पास किलोवाट आवर में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एट द रेट I2R is the correct option. Fuse is placed in series with the circuit to protect against overheating. जब भी हाई करंट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, फ्यूज खराब होता है, डिवाइस को कुछ नहीं होता। अब मैं ये चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर इस वीडियो में मुझे अच्छा रिस्पांस आता है, अभी बहुत एमसीक्यूज पढ़े हैं फिजिक्स के भी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। ये इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, लेकिन 2-3 एमसीक्यूज और करते हैं। ऑप्टिकल क्रिस्टल्स, ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल्स रोटेट्स द डैश पोलराइजेशन प्लेन इज द करेक्ट ऑप्शन। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वी ऑब्जर्व डैश। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? ऑब्वियसली बोथ इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस। Which one of the following properties of light does not change with the nature of medium frequency is the correct option. Photoelectric effect was given by Einstein. यार लाइक नहीं किया ना, मैं गर्मी में बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लाइक कर दो। लॉन्गिट्यूडनल वेव डू नॉट एग्जिबिट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आज के टेस्ट में भी आया था। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है पोलराइजेशन को एग्जिबिट नहीं करते। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्लेस्ड इन अ होमोजेनियस मीडियम गिव्स राइज टू स्फेरिकल वेव फ्रंट। बाकी एमसीक्यूज मैं आप लोगों के साथ पार्ट 2 में शेयर करूंगा। इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक करो, शेयर करो, और जितनी ज़्यादा सपोर्ट दिखाओगे उतना जल्दी मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।